ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बेटा रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। तो कॉमन सेंस है सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, इलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, पॉलीमराइजेशन। तो ऐसे रिएक्शन के टाइप्स हम एक एक करके पढ़ेंगे। बेटा हेडिंग है टाइप ऑफ रिएक्शन, और इसमें पहली रिएक्शन हम कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखते हैं। सब्स्टिट्यूशन, सबको क्लियर है ना वर्ड? सब्स्टिट्यूट वर्ड तो सभी जानते हैं, हम लोग तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं इस वर्ड को, ठीक है। मेडिसिन लेने जाए नहीं मिले तो हम क्या कहते हैं, इसका सब्स्टिट्यूट दे दो। कोई गेम खेल रहे हो, कोई इंजर्ड हो तो कहते हैं इसका सब्स्टिट्यूट आ जाए। सब्स्टिट्यूट मतलब उसकी जगह दूसरे को आना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो केमिस्ट्री में जनरली ऐसी कोई रिएक्शन दिखे जिसमें यहाँ कोई एक ग्रुप लगा हो, वो हट जाए और उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप आ जाए। एक ग्रुप हटके दूसरा ग्रुप आना, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एनी एटम और ग्रुप is replaced by other atom or group is known as substitution. Word clear है? लिख लीजिए। Any atom or group is replaced by any atom or group is replaced by other atom or group. कोई एटम या ग्रुप हटे और दूसरा एटम या ग्रुप आ जाए, that is termed as substitution. Any atom or group is replaced by other atom or group. Again it is a common sense कि ये जो कार्बन है ये यहाँ 4 बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ पे भी 4 ही से जुड़ा है, यानी हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगी, शेप वही रहेगी, लेकिन हाँ इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पहले से चेंज हो सकती है। हो सकता है पहले ये स्ट्रॉन्ग हो, अब वीक हो गया, पहले बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो, अब कम हो गई। बॉन्ड लेंथ चेंज हो सकती है, बट नंबर ऑफ बॉन्ड्स, शेप, हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री रिमेन सेम, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री रिमेन सेम। बेटा एस कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? एस कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? इट इज अ कॉमन सेंस, हाइब्रिडाइजेशन सेम है यानी sp3 यहाँ है तो sp3 यहाँ है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो s कैरेक्टर 25% यहाँ, 25 यहाँ है, तो s कैरेक्टर क्या है? सेम। तो s कैरेक्टर तो सेम ही रहेगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम। हाइब्रिडाइजेशन विल बी सेम, शेप और या ज्योमेट्री विल बी सेम, बॉन्ड एंथैल्पी में चेंज, ठीक है। वो तो कॉमन सेंस की बात है, बॉन्ड एनर्जी चेंज। सब्स्टिट्यूशन क्लियर है बेटा? अब बच्चों ये जो सब्स्टिट्यूशन है ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि ये भी 3 तरीके का हो सकता है। जैसे मैंने सपोज थोड़ी देर के लिए लिख दिया y नेगेटिव ने अटैक किया और x नेगेटिव अलग हुआ। y नेगेटिव अटैक करने आया और x नेगेटिव अलग हुआ है। तो इस सब्स्टिट्यूशन को, इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शॉर्ट फॉर्म में SN रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और SN रिएक्शन। समझ में आया? नहीं आया? आ गया ना? एक बार फिर समझ लीजिए जिन्हें नहीं आया। बेटा व्हाट इज Y नेगेटिव? नेगेटिव ग्रुप क्या होते हैं? बिकॉज इलेक्ट्रॉन बहुत है, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, तो इन्हें क्या चाहिए? प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए पूरा न्यूक्लियस लेना पड़ता है, यानी दीज आर न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल आया, भाई न्यूक्लियोफाइल आया तो न्यूक्लियोफाइल को ही हटाएगा, तभी तो सब्स्टिट्यूट हुआ उसका। तो ये न्यूक्लियोफाइल आया, इसने इस न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया। तो अगर एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया तो ये सब्स्टिट्यूशन है, और न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन है या सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट फॉर्म में SN। समझ में आया? तो अगर न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये कोई बेवकूफी वाली बात मत करना कि अगर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को हटा दे, संकट मारूंगा ऐसी बातें की। समझ में आ रहा है? अबे सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? ये चीज हटी, इसकी जगह दूसरी चीज आ गई, जैसा ये था वैसा ही दूसरा आ गया। तो न्यूक्लियोफाइल को ही सब्स्टिट्यूट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को ही करेगा। इज इट क्लियर? तो अगला सब्स्टिट्यूशन क्लियर है, कौन सा होगा? तो ये होगा अगला
न्यूक्लियोफाइल। आपका पॉइंट आ गया, सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल। इसे एक्सप्लेन करके क्या लिखना था, वन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट्स द अदर, ठीक है, या एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को चलता करता है, अपने आप बॉन्ड बना लेता है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और उसके एग्जाम्पल में आपको ज्यादा बढ़िया है, न्यूक्लियोफिलिक का एग्जाम्पल आप ऐसे लिखते हैं बेटा, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो ऐसे लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, CH3Br प्लस OH नेगेटिव गिविंग यू CH3OH प्लस Br नेगेटिव। एक्चुअली एग्जाम में इस लैंग्वेज में ज्यादातर क्वेश्चन मिलेगा, तो वैसे कंसेप्ट तो वही है, नेगेटिव हट के नेगेटिव आना, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन ये बुकिश एग्जाम्पल हो गया या हमारे लेवल का कोर्स का एग्जाम्पल हो गया, एक नेगेटिव आया और एक नेगेटिव चला गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। शॉर्ट फॉर्म में ये SN रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। अगला लिखते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल। अब इससे ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं, सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल। तो ये Y पॉजिटिव ने अटैक किया और X पॉजिटिव हट गया, तो एक पॉजिटिव अटैक करके एक पॉजिटिव को हटाएगा, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ अब मैं वर्ड कर दूंगा बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है ना एकदम प्रिसाइज एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे बेटा बेंजीन की रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जाती है, तो बेंजीन पे अगर सपोज कहीं अटैक हो रहा है कोई इलेक्ट्रोफाइल का, जैसे Cl पॉजिटिव का अटैक हो रहा है, तो ये बाद में क्लोरोबेंजीन बन जाएगी और H पॉजिटिव अलग हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इन शॉर्ट फॉर्म इट इज टर्म्ड एज SE रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है SE रिएक्शन में आएंगे, ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके सब्स्टिट्यूट करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करके सब्स्टिट्यूट करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। तो बच्चा बताएगा बेटा तीसरे टाइप का कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? नहीं, आप गलत करते हो, फिर भी कई बार कहा है बेंजाइल होता है, बेंजीन के ऊपर एक और कार्बन लगा हो तब होता है, मतलब बेंजाइल में 7 कार्बन होते हैं, C6H5 CH2Cl होता तो बेंजाइल है, ये क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है। चलिए अगला बताया जाए, बोलो क्लियर। तीसरा क्या होगा बेटा? तीसरा बेटा कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा? तीसरा आप लोग पढ़ते नहीं, न्यूक्लियोफिलिक हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, हद हो गई, नाम तो बोलो उसका। वेरी गुड। थर्ड वन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो 3 इंटरमीडिएट मेन हमारे जो होते हैं, तो तीसरा है फ्री रेडिकल। जैसे यहाँ पे Y के ऊपर कोई चार्ज ना होता और ये X के भी ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब डिटेल हम नहीं लिख रहे इसकी, फ्री रेडिकल मतलब फ्री रेडिकल है। और एग्जाम्पल ये हो गया बेटा, जैसे मीथेन की Cl फ्री रेडिकल से अटैक हो, सनलाइट की प्रेजेंस में ये होता है, CH3Cl बन जाएगा और H फ्री रेडिकल अलग हो जाएगा, या ओवरऑल बाद में Cl फ्री रेडिकल भी अलग होगा, बल्कि ज्यादा अच्छा ये है CH3 फ्री रेडिकल बनाए और HCl बनाए, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। CH4 की रिएक्शन Cl फ्री रेडिकल से हुई, सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनते हैं, इसका H फ्री रेडिकल टूटा, H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल ने मिलकर CH3Cl बना लिया, ये अलग हो गया। तो एक फ्री रेडिकल आया, दूसरा फ्री रेडिकल बना, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बोलो क्लियर है? तो 3 तरह का सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया आपको, ठीक। अगली हेडिंग डालिए, एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन के बाद अगली हेडिंग लिखते हैं बेटा एडिशन रिएक्शन। बोलो बेटा, गेटिंग द पॉइंट? बताओ बच्चों, एडिशन रिएक्शन वैसे तो नाम से ही क्लियर है, ठीक है, कुछ आके जुड़ जाए, सच रिएक्शन आर नोन एज एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में बेटा क्या होगा, जैसे ये एक एल्कीन है, मतलब पाई बॉन्ड कहीं पे भी हो, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, चलिए मैंने डबल बॉन्ड दिखा दिया है, ये एल्कीन है, इसमें डबल बॉन्ड डन। और अगर यहाँ कोई चीज आके जुड़ जाए,
जैसे HCl है, वाटर है, कोई भी चीज आके जुड़ जाए, और ये जब आके जुड़ेगी तो ऐसे करके प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। तो दिस वन, ये वाली चीज आके जुड़ गई, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो बने हैं ये एडिशन से बने। तो एडिशन के लिए जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन लिखी थी ना, एनी एटम और ग्रुप सब्स्टिट्यूट टू अदर्स। तो एडिशन की डेफिनेशन क्या है कि जो भी ऐड होने आता है वो कहलाता है एडेंडम। ये जो एडेंडम है ये आके जुड़ जाता है, पूरा का पूरा जुड़ जाता है। कैसी जगह पे जुड़ता है? जहां पे पाई बॉन्ड हो। ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में चेंज होते हैं, ऐड होने के बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज। सबको जनरल फॉर्मूला याद होगा, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n + 2। यहाँ CnH2n, यहाँ CnH2n - 2, मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो ये, इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो ये बनता है। दैट मीन्स जब भी एडिशन रिएक्शन होती है तो पाई बॉन्ड शुरू में होते हैं, तभी कोई चीज आके जुड़ पाती है। फिर पाई बॉन्ड है फिर जुड़ सकती है, अब पाई बॉन्ड नहीं है तो आगे एडिशन नहीं होगा। तो एडिशन रिएक्शन का जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पाई बॉन्ड होना। पाई बॉन्ड होता है तो एडिशन होता है। एडिशन में ये वाला ट्रिपल बॉन्ड कार्बन यानी sp हाइब्रिडाइज था, जब ये डबल बॉन्ड में गया, तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन का ज्ञान है तो यहाँ 2 सिग्मा थे तो sp था, अब 3 सिग्मा है sp2, फिर चारों सिग्मा हो गए sp3। तो जब भी एडिशन होगा तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी sp3 से sp2 से sp, दैट इज s कैरेक्टर चेंज हो रहा है। यहाँ 2 ऑर्बिटल में एक s है तो 50% s कैरेक्टर है, यहाँ 3 ऑर्बिटल में एक s है 33% s कैरेक्टर है, और यहाँ 25% s कैरेक्टर है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि sp से sp3 तक आई है तो s कैरेक्टर डिक्रीज होता है। क्लियर? जितना s कैरेक्टर ज्यादा होता है बॉन्ड छोटे होते हैं और एटम पास में होते हैं, s कैरेक्टर कम हो गया है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाए। तो बेसिकली कह सकते हैं, फिलहाल हेडिंग है हमारी एडिशन रिएक्शन में लिखें, इट्स कैरेक्टरिस्टिक या इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये किसका कैरेक्टर है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ pi bonded compounds. It is characteristic reaction of pi bonded compound या its characteristic reactions are pi bond. लैंग्वेज अपने आप समझ लीजिएगा, थोड़ा बहुत अगर फंबल हुआ सही कर लीजिएगा। जिस भी कंपाउंड में पाई बॉन्ड है वो ये रिएक्शन दे सकते हैं, ठीक है। जहां जहां पाई बॉन्ड है वहां ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट ऐसे ही शो करिएगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp, sp से sp2 और sp2 से sp3 में चेंज हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन sp है और सिंगल बॉन्ड की sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है और s कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है और s कैरेक्टर डिक्रीज होता है 50% से 33, 33 से 25, ठीक है। डन। अब बेटा ये वाला जो एडिशन है ना, एक्चुअली ये भी 3 टाइप का है, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये 3 टाइप होपफुली नहीं समझ में आएंगे, तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर समझ में आ जाते हैं वेल एंड गुड है, और नहीं भी आते तो उसमें एक क्वेश्चन है वो रट लीजिएगा, वो गारंटेड आपसे पूछा जाएगा, गारंटेड 101%। जब भी आपसे कोई जनरल ऑर्गेनिक की बात करेगा ना, तो ये वाला क्वेश्चन जो आप कराने जा रहा हूँ जरूर पूछना। तो एडिशन रिएक्शन में अगर हमने कहा एल्कीन में एडिशन करना है, आप सब्स्टिट्यूशन में समझ गए ना, 3 तरह का सब्स्टिट्यूशन कौन सा था? फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पे भी वही 3 है, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। इसमें जैसे मैं आपको पहला जो एडिशन बताने जा रहा हूँ वो ये रहा एल्कीन, और ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल समझ में आता है ना, कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके इधर मिथाइल है इधर H था, दैट इज अनसिमेट्रिकल, एक जैसा नहीं है। इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट आके अटैक करे, ये अनसिमेट्रिकल है, समझ में आता है ना, एक H है और एक Cl है, दोनों अलग अलग है। मैं सिमेट्री किसे कह रहा हूँ एक बार बता देता हूँ, ये अगर मैंने लिया है तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन होगी,
ये एल्कीन सिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड के इधर जो दिख रहा है वो इधर दिख रहा है, सिमेट्रिकल है। अगर मैंने ये अटैच करने भेजा है तो ये रिएजेंट सिमेट्रिकल है, यानी दोनों Cl है ना, एक तरफ Cl एक तरफ Cl जाएगा तो सिमेट्रिकल है। तो इनके लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, किसके लिए पढ़ा रहा हूं कि अनसिमेट्रिकल ही क्या होनी चाहिए, एल्कीन, और अनसिमेट्रिकल ही क्या होना चाहिए, अटैच होने जो है, दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल। क्लियर है? तो ये जो हम इस समय आपको बोर्ड पे दिखा रहे हैं वो है बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता है, पहले एचाइन आके अटैक करता है, पहले अटैक करता है एच आयन। तो जो चीज मैं अब आपको बता रहा हूं वो कहलाता है मैकेनिज्म। यहां पे इस एल्कीन पे पहला अटैक करता है H+। ये H+, बेटा H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, H+ क्या है, H+ का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये इलेक्ट्रोफाइल यानी ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल इनिशिएट करता है, शुरू करता है, इसीलिए कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों कह रहे हैं भैया, आके तो दोनों चीजें जुड़ेगी, ये भी जुड़ेगा ये भी जुड़ेगा, दोनों जुड़ेंगे, लेकिन पहले H+ आके जुड़ता है। ठीक है, अब एक आध जरूर कहेगा हमें कैसे मालूम H+ जुड़ता है, फिलहाल याद करो, थोड़ी देर में थोड़ा बहुत समझ में भी आएगा। अब बेटा जब ये H+ जुड़ेगा तो यहाँ माइनस से जुड़ेगा या प्लस, कॉमन सेंस की बात है, माइनस से जुड़ेगा, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा। और डबल बॉन्ड टूटने के बाद दो कंडीशन हो सकती है बेटा, एक कंडीशन ये हो सकती है और एक कंडीशन ये हो सकती है। समझ में आ रहा है ना? हमने क्या किया, बस खाली डबल बॉन्ड तोड़ के दिखा दिया और डबल बॉन्ड को तोड़ के प्लस माइनस साइन लगा दिया, इधर प्लस या इधर प्लस। ठीक है, बट ये गलत है। दिखाना क्या चाहिए, H+ अटैक करने आया ना तो H+ जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे H+ कहाँ जुड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, माइनस पे, ये माइनस नहीं दिखाया जाएगा और ये H3 दिखाया जाएगा। ऐसे ये भी माइनस नहीं दिखाया जाएगा और ये क्या दिखाया जाएगा, H2। क्लियर है बेटा? अगर आपको अब समझ में आया ये क्या बने हैं, ये बने कार्बोकैटाइंस। यहाँ पे क्या बन रहे हैं, कार्बोकैटाइंस एज इंटरमीडिएट बने। ये वाला कार्बोकैटाइन कौन से डिग्री का है, ये वाला कार्बोकैटाइन कौन से डिग्री का है, 1 डिग्री, क्योंकि ये किनारे का कार्बन है, एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। ये वाला कार्बोकैटाइन कौन से डिग्री का है, 2 डिग्री, क्योंकि ये इधर और इधर दो तरफ मिथाइल से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। क्या आपको पता है कौन सा ज्यादा स्टेबल है? आप पढ़ चुके हो 2 डिग्री कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि इस कार्बोकैटाइन को इधर और इधर दो तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, चार्ज कम स्टेबिलिटी। क्योंकि ये कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा अवेलेबल होगा, बताया था। और अगर ये ज्यादा अवेलेबल है तो क्लोरीन भी इसी पे ज्यादा आके जुड़ेगी, और क्लोरीन भी अगर इसी पे ज्यादा आके जुड़ेगी तो ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ये प्रोडक्ट मेन बनेगा। तो जब यहाँ HCl आके जुड़ेगा तो Cl बीच में आके जुड़ेगा, ये मेन बनेगा। ठीक है, और दूसरा भी प्रोडक्ट बनेगा जिसमें Cl कहाँ लगेगी, किनारे, लेकिन 100 में 80% ये मान लेते हैं और 20% ये बनेगा। इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आया? इसे एक साइंटिस्ट ने नाम दे दिया है, का नाम अपना हो या क्या हमें मतलब नहीं है, समवॉट स्पेलिंग ऐसे ही है कुछ, मार्कोनी-कॉव्स रूल। ठीक है, मार्कोनी-कॉव्स रूल, तो ये मान के चलो कोनी नहीं मारनी किसी, ठीक है, लेकिन स्कूल का एग्जामिनर ये जरूर पूछेगा तो तुम्हें मार्कोनी-कॉव्स रूल आता है ना? अब हमें उतना आता जितना तुम्हें नहीं आता। ठीक है, तो मार्कोनी-कॉव्स रूल के लिए सारी बातें मैं अभी स्टार्टिंग से बोलता हूं, अब देखना आपको सारी बातें ध्यान आ रही है या नहीं आ रही। पहला पॉइंट, ये रूल लगेगा कब, ये रूल कब लगेगा, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और अनसिमेट्रिकल एडेंडम हो। जो ऐड होने आता है वो कहलाता है एडेंडम, वो भी अनसिमेट्रिकल। तो दिस रूल इज एप्लीकेबल व्हेन बोथ आर अनसिमेट्रिकल। ठीक है, दूसरा, एग्जामिनर आपसे ये सुनना चाहता है कि मार्कोनी-कॉव्स ने ये कहा था कि जो अनसिमेट्रिकल ऐड होने आते हैं ना, उसमें जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन पे जाता है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाता है जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन कम होते हैं। मतलब डबल बॉन्ड तो यही है,
तो डबल बॉन्ड में एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक पे दो है, तो जहां कम हाइड्रोजन है वहां ये Cl चला जाता है। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन। वो ये सुनना चाहता है। बट अगर इसकी असलियत देखें कि ये नेगेटिव पार्ट उसी पे क्यों गया, इस पे क्यों नहीं गया, तो उसका आंसर है कि रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन। रिएक्शन में कार्बोकैटाइन बनते हैं, जिसका कार्बोकैटाइन स्टेबल है वो ज्यादा। क्लियर है? चलिए अब मैं कॉपी पे लिखा रहा हूं। आपने हेडिंग लिखी है सॉरी एडिशन रिएक्शन। एडिशन में आपने ये लिखा है इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 बॉन्ड कंपाउंड्स। फिर आपने ये लिखा है ट्रिपल बॉन्ड चेंजेस टू डबल, डबल चेंजेस टू सिंगल। फिर आप लिखेंगे इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। इसमें पहला लिखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, उसमें डैश देके लिखेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बेटा एडिशन में दोनों चीजें आके जुड़ती हैं, ये भी जुड़ती है, ये भी जुड़ती है, दोनों जुड़ती है, लेकिन इनिशिएटिव किसने लिया, शुरुआत किसने की, वो होता है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल ने शुरुआत की, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, इसमें डैश देके लिखें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में the addition reaction is initiated by electrophile। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो फर्स्ट अटैक इज बाय इलेक्ट्रोफाइल। पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल करेगा। एडिशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल, या फर्स्ट अटैक पहले इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है। इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल, द एडिशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल। अब पहले इसका एक सिंपल एग्जांपल लिख लेते हैं, एकदम सिंपल। सिंपल एग्जांपल क्या होता है बेटा, ये लिखें CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl गिविंग यू CH3 CH2Cl। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन प्लस HCl गिविंग यू CH3 CH2Cl। ये सिंपल एग्जांपल क्यों कहा, क्योंकि तुम चाहे इस Cl को यहां पटक दो चाहे यहां पटक दो, बनेगा 1 क्लोरोइथेन, कोई और पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसलिए यहाँ कोनी वोनी मारने की जरूरत नहीं। ठीक है, अभी मार्कोनी की जरूरत नहीं, कोनी कब मारेंगे, अगले में। ठीक है, तो पहले आपने जनरल एग्जांपल लिख लिया। अब हेडिंग करके लिखेंगे मार्कोनी-कॉव्स रूल। मार्कोनी-कॉव्स रूल, मार्कोनी-कॉव्स रूल में पहला पॉइंट लिखेंगे इट इज एप्लीकेबल when unsymmetrical addendum यानी ऐड होने जो आया है reacts with, it is applicable when unsymmetrical addendum reacts with symmetrical alkene। it is applicable when unsymmetrical addendum वो अनसिमेट्रिकल होगा एल्कीन। गुड, ठीक है, क्लियर है इसका मतलब सबको। तो यहाँ अनसिमेट्रिकल एडेंडम था और अनसिमेट्रिकल ही एल्कीन चाहिए, सिमेट्रिकल नहीं आएगा। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल ऑन एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एडेंडम टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये हुआ पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट लिखें द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम। एग्जाम में भी बेटा ऐसे लिख के आएंगे पॉइंट्स में, द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम जो भी ऐड हुआ है इसकी स्पेलिंग है ADDEDNUM। ठीक है, ADDEDNUM। the negative part of addendum goes to that double bonded carbon, negative part of addendum goes to that double bonded carbon which contain less hydrogen। ये तो प्योर मार्कोनी-कॉफ रूल हो गया, जो मार्कोनी ने अपना स्टेटमेंट कहा था कि लेस हाइड्रोजन वाला वर्ड याद रखना। the negative part of addendum goes to that double bonded carbon। बेटा डबल बॉन्डेड भी लिखना जरूरी है क्योंकि हो सकता है कंपाउंड में आगे कार्बन हो जिसमें हाइड्रोजन और भी कम हो। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ addendum goes to that double bonded carbon which has less hydrogen। ठीक है, फिर लिखें अगला पॉइंट, the reaction takes place via कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन। ये जो रिएक्शन होती है ये कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन से चलती है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन। और इसका क्या मतलब है बच्चों कि जिसका भी कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा वही नेगेटिव पार्ट जाके अटैक करेगा। ठीक है, रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन, इट इज इनफ।
अब इसे लिख लीजिए प्रोपीन प्लस HCl और प्रोडक्ट में बनाइएगा 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर। ये है प्रोपीन, 3 कार्बन की चेन डबल बॉन्ड, ठीक है। प्रोपीन ये है प्लस HCl, और HCl में हमने नेगेटिव पार्ट दिखाया है, Cl है, तो ये यहाँ आके जुड़ेगा और इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि पहला अटैक H पॉजिटिव करता है। ये इसका नीचे मैंने जो लिखा है ये मैकेनिज्म लिखा है, इसके मैकेनिज्म को शो किया है कि पहला अटैक ये हुआ, ये 2 इंटरमीडिएट बने, दिस एंड दिस। इसमें आप चाहें तो 1 क्लोरोप्रोपेन भी बना सकते हैं, वो माइनर प्रोडक्ट है, 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और ये मान के चलो आपके अगले एग्जाम में मार्कोनिकॉफ रखे हुए, गारंटेड। मतलब अभी पहला चैप्टर है दैट इज GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद एक और चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में ये रिएक्शन है, इसकी HCl से करके ये प्रोडक्ट बनाना, तो इसे कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो वो ये रिएक्शन पूछ ले, तो ये फ्री इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बोलो क्लियर है, ठीक है। अगला एडिशन हम लिखते हैं फ्री रेडिकल एडिशन, ठीक है। हम न्यूक्लियोफिलिक बाद में लिखेंगे, पहले लिखिए अगला फ्री रेडिकल एडिशन, और उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, ठीक है। ये तो था मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा जब हो गया तो उसको क्या कहने लगे ये लोग, एंटी मार्कोनिकॉफ। मिटा दूं इसे, डन। बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के कई नाम हैं, ठीक है। उसको आप परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हो, खराश इफेक्ट भी कहते हो, परऑक्साइड या खराश इफेक्ट भी कहलाता है वो, देखते हैं क्या है। तो फ्री रेडिकल एडिशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम एक एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि फ्री रेडिकल एडिशन का दूसरा नाम हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ है। फ्री रेडिकल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम जो एग्जाम्पल यहाँ पढ़ रहे हैं वो एंटी मार्कोनिक पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल करके लिखेंगे, ना कि फ्री रेडिकल का ही दूसरा नाम समझ लो। ये रही एल्कीन, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब इसकी रिएक्शन HBr से हुई, ना HCl से ना HI से, सिर्फ और सिर्फ HBr से। HCl HBr HI में 3 है ना ये हेलोजन, सिर्फ HBr से है, ना HCl से ना ही HI से। और अभी तक के पढ़ाई के हिसाब से मार्कोनिकॉफ ये कह चुके थे कि नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन पे जाना चाहिए जहां हाइड्रोजन कम हो, जाता भी वही। बट जब एक्सपेरिमेंट में हम परऑक्साइड डाल दें, मैं इसे अधिकतर BPO लिखता हूं, ठीक है। BPO कई बार वर्ड सुना हुआ है ना, BPO वर्ड सुना। केमिस्ट्री में BPO की फुल फॉर्म क्या है, बेंजोइल परऑक्साइड। फिलहाल ये एक परऑक्साइड है जिन्हें हम BPO भी कहते हैं, ठीक है। बेंजोइल परऑक्साइड डाल दें। BPO वैसे क्या होता है, BPO क्या होता है, नहीं सुना आपने? कॉल सेंटर्स में लोग जॉब करने जब जाते हैं, BPO में जा रहे हैं, नहीं सुना, छोड़ो। फिलहाल प्रमोशनल ऑफिसर्स होते हैं, तो व्हाटएवर। तो ये एल्कीन है, HBr है और BPO है, ठीक है। तो अब यहां देखा इन्होंने ये मेजर प्रोडक्ट मिलने लगा, बेटा ये प्रोडक्ट मेजर मिलने लगा, जबकि मार्कोनी तो कह गए थे कहाँ मेजर मिलना चाहिए, बीच में, जबकि ब्रोमीन यहाँ किनारे लग रही है। तो उन्होंने कह दिया ये जितने भी पर लगे ना, इस चक्कर में गड़बड़ हुआ, जब पर लग गए तो ये गड़बड़ हुआ। इज इट क्लियर? तो एंटी मार्कोनिकॉफ, ये मार्कोनी नहीं, अब हम एंटी पढ़ रहे हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए क्या क्या पॉइंट आ गए? पहला पॉइंट, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे लगता है, जब HBr और इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड हो तभी लगता है, ठीक है। और मार्कोनी के उल्टा रिजल्ट मिलता है, यानी मार्कोनी ने कहा था ये Br बीच में आना चाहिए, ये किनारे आने का, ठीक है। तो रिवर्स ऑफ मार्कोनी, या नेगेटिव पार्ट कह सकते हैं, उस कार्बन पे जाता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। बट जब इसका रीजन खोजा गया तब क्या मिला इसका रीजन? इसका रीजन ये मिला कि ये जो BPO होता है ना, ये है बेटा BPO का स्ट्रक्चर, और ये BPO पहले टूटता है फ्री रेडिकल्स। ये BPO रिएक्शन को शुरू करता है ऐसे, ये है BPO का इनिशियल कंपाउंड जो कि फ्री रेडिकल, ठीक है।
यानी बीपीओ किसी भी रिएक्शन में होगा वो फ्री रेडिकल बनाएगा। तो ये जो फ्री रेडिकल वाला कंपाउंड है ये HBr पे अटैक करता है और खुद ये इसमें चेंज हो जाता है। पहले आप पिछली रिएक्शन पे भी ध्यान से देखिएगा, मैंने ये जहां फ्री रेडिकल लिखाई है मैंने आपको H का फ्री रेडिकल नहीं दिखाया, उसमें भी देखिएगा आप, मैंने CH3 का फ्री रेडिकल बनाया और HCl बना दिया है, क्योंकि H का फ्री रेडिकल मानते हैं अकेला एग्जिस्ट नहीं। फिलहाल ये पहला कंपाउंड बन गया HBr पे अटैक करने के बाद। ध्यान से देखो पहला कंपाउंड क्या बना, एक फ्री रेडिकल बना। भाई HBr फ्री रेडिकल में टूटा, एक फ्री रेडिकल इसके साथ मिलकर पेयर अप होकर स्टेबल हो गया और दूसरा वाला फ्री रेडिकल छुट्टा घूम रहा। ये छुट्टा घूम रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं पेयर अप होने जाएगा। अब ये रही एल्कीन और इस एल्कीन पे Br फ्री रेडिकल अटैक करता है। कॉमन सेंस है, फ्री रेडिकल अगर अटैक करने आएगा तो बॉन्ड भी फ्री रेडिकल टूटेगा। तो ये बॉन्ड अगर फ्री रेडिकल टूटेगा बेटा तो कहां जाएगा Br? Br कहां जाके जुड़ेगा बेटा? Br किनारे जुड़ेगा। काहे किनारे जुड़ेगा? अगर हम Br को बीच में जोड़ देते तो क्या दिक्कत थी? अगर हम Br को बीच में जोड़ देते तो क्या दिक्कत थी? तो ध्यान से देखिए, Br के जुड़ने के बाद इंटरमीडिएट बन रहा है और इस समय इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल बन रहा है और ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल। 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, और अगर ये फ्री रेडिकल ज्यादा बना है तो इसी से आगे प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा और इसीलिए अगले स्टेप में H फ्री रेडिकल मिलके ये फाइनल प्रोडक्ट। तो ये तो मैंने पूरा डिटेल मैकेनिज्म बताया, ठीक है। आप चाहो तो नटशेल कम भी कर सकते हो। चलिए, हेडिंग है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, उसका एग्जाम्पल लिखिएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। उसका एग्जाम्पल है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसके कई नाम हैं, इसे परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, पर लगने का इफेक्ट कहा जाता है ना। आजकल तुम लोग ज्यादा ही इस वर्ड सुन ही रहे होगे आजकल, है ना, लोग खास तौर पे, ठीक है। अभी आपका कोई रिजल्ट आ जाए और नंबर थोड़े बहुत कम आ जाए तो घर वाले ये कहते हैं आजकल बड़े पर लगे हुए हैं तुम्हें, है ना। तो ये परऑक्साइड इफेक्ट भी कहलाता है और इसे खराश इफेक्ट भी कहते हैं। सर्दियां हैं, खराश खराश इफेक्ट, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था जिसने डिस्कवर किया था, खराश एंड मायो, तो खराश इफेक्ट से भी जाना जाता है, खराश। ठीक है, इसमें डायरेक्ट लिख के लिखिए पहले है क्या। एप्लीकेबल ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, चलो अच्छा लिख लिया। एप्लीकेबल ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन कॉमा एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, एडिशन ऑफ HBr in presence of peroxide, applicable on unsymmetrical alkene, addition of HBr in presence of peroxide। ये जो peroxide है इसे अंडरलाइन कर, इन प्रेजेंस ऑफ peroxide। और वही मैं चाह रहा था कि जब मैं कह रहा था ना लिख लिया, तो मैं चाह रहा था इससे शुरुआत की जाए कि टीचर को दिख जाए इनने peroxide लिखा है, बात खत्म, ठीक है। बाकी तो मार्कोनिकॉफ वाली, ठीक है। क्या होगा? अच्छा, ऑब्जेक्टिव है, चलो बात सही है। मतलब मेरा कहने मतलब जब भी तुम ये पढ़ोगे ना तो तुम्हें भी दिख जाए, क्योंकि तुम भी कौन सा पूरा सेंटेंस मेरा पढ़ते हो लिखाया हुआ है ना, तुम भी 2-4 शब्दों के बाद छोड़ देते हो, तो पहले ही लिखा होगा तो जल्दी दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड याद रखना। अब डेफिनेशन लिखिए भैया, डेफिनेशन का लिखोगे, मार्कोनी का उल्टा लिखना है आपको। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन व्हिच हैज मोर हाइड्रोजन, negative part of addendum goes to that double bonded carbon which, very good। ओहो, मैंने बताया था ना that double bonded carbon, ठीक है। मुझे लगा तुमने अच्छा वर्ड पकड़ा है, लेकिन पकड़ा तुमने भी नहीं, ठीक है। देखिए बेटा, हम ये डेफिनेशन लिख रहे हैं, बुक्स में भी यही लिखी मिलेगी, बट जिस बच्चे को मैकेनिज्म समझ में आ गया ना वो कहेगा ये डेफिनेशन गलत। ये डेफिनेशन क्यों गलत है? ये डेफिनेशन क्यों गलत है? क्योंकि बोर्ड पे ध्यान से देखिए, शायद आपको दिख जाए यहाँ कोई नेगेटिव पार्ट है ही। ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चल रही है जो कि चार्जलेस होते हैं, तो यहाँ कोई नेगेटिव पार्ट है ही नहीं। तो इसलिए ये जो डेफिनेशन है ये रिस्पेक्टिव डेफिनेशन है। रिस्पेक्टिव मतलब
मार्कोनिकॉफ के रेस्पेक्ट में ये बात कही। मार्कोनिकॉफ में ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव था, तो उसी को मान लिया गया कि मार्कोनी ने जो कहा था हम उसके उल्टा चल रहे हैं, इसी को नेगेटिव पार्ट हम भी माने, ठीक है। अदरवाइज इसमें कोई नेगेटिव पार्ट है ही नहीं, इसमें दोनों ही फ्री रेडिकल चल रहे हैं, इसलिए ठीक है। अब नीचे नोट करके लिख लीजिए, reaction takes place by carbocation mechanism. Reaction सर आप म्यूट है। सर सॉरी, तो ये रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्री रेडिकल। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर? आपने लिख लिया पूरा? लिखिए, ये वाली रिएक्शन जल्दी से लिख लीजिए। और 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा एंड इट इज फेवरेट मोस्ट, या तो मार्कोनी या एंटी मार्कोनी। डन? हो गया। टाइप ऑफ रिएक्शन में 2 टाइप की होगी आपकी, एक सब्स्टिट्यूशन हो गया, एक एडिशन। दोनों वर्ड समझ में आ गए? सब्स्टिट्यूशन में निकलना, एडिशन में जुड़ना, ठीक है। इसका थर्ड टाइप होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जिसमें पहले न्यूक्लियोफाइल अटैच करता है फिर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इसका अगर थर्ड टाइप लिखना चाहेंगे जो बहुत कम इंपॉर्टेंट है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ सकते, ठीक है। बताइए, पहला हुआ सब्स्टिट्यूशन, दूसरा हुआ एडिशन, अब तीसरा क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन एडिशन के बाद तीसरा क्या होगा? अरे वेरी गुड, इलिमिनेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन लिखते हैं आप, इलिमिनेशन रिएक्शन। और अगर किसी बच्चे को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल लिखना है तो एक एग्जाम्पल मैं लिखा देता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल लिख लीजिए, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? ये एक कंपाउंड है और इसकी HCN से रिएक्शन की। क्या आपने कंपाउंड पहचान लिया कौन सा है? ये वाला कंपाउंड कौन सा है? ये कहलाता है या तो एल्डिहाइड या कीटोन, C डबल बॉन्ड O वाला। और यहाँ एक तरफ OH आएगा, एक तरफ CN। तो एक्चुअली में इसमें ये जो CN नेगेटिव है, ये पहले जाके अटैक करता है कार्बन। तो क्योंकि CN नेगेटिव का अटैक शुरू में हुआ है, वो न्यूक्लियोफाइल है, और इसलिए ये रिएक्शन कहलाएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का जस्ट एग्जांपल लिख लीजिए, और एक ही चीज पहले दिखाइएगा कि CN नेगेटिव ने पहला अटैक किया, फर्स्ट अटैक, और क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पहला अटैक कर रहा है, देयरफॉर इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मिटा दें? डन? लिखिए बेटा। थर्ड वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन, हाँ बेटा। नहीं, हमें कायदे की तो सब्स्टिट्यूशन एडिशन ही पढ़नी होती है, या चलिए एलिमिनेशन पढ़। इसके अलावा रीअरेंजमेंट, पॉलीमराइजेशन, उसका क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए एक एक एग्जाम्पल, ठीक है। थर्ड इज एलिमिनेशन, कुछ निकलना, याद रखना आसान है। एलिमिनेशन के वर्ड आपने बहुत सुने हैं। एलिमिनेशन को ना कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है। जैसे आप एक जनरल भाषा में कहते हैं ना कि बीमार हो रहा है,
ठीक, ले जाओ डॉक्टर पास, डिहाइड्रेशन हो रहा है इसे, डिहाइड्रेशन सुना, उल्टी उल्टी, तो व्हाट इज डिहाइड्रेशन? वाटर को हाइड्रेट वर्ड कहते हैं, डी मतलब निकलना, डिहाइड्रेशन यानी वाटर निकलना, ठीक है। केमिस्ट्री में भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, पानी निकले, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी तो H2 निकले, डीहेलोजिनेशन रिएक्शन होगी तो हेलोजन निकलेगी X2, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी तो एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, एक कार्बन से हेलोजन, और डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो डी लगा होगा नाम के आगे तो समझ लें, क्लियर है। कई लोगों के आपने नाम के आगे डी लगा हुआ देखा है, डिकोस्टा, ऐसे पिक्चरों में सुने होंगे, नहीं सुने, क्लियर है। तो यहाँ डी का मतलब क्या है, निकल रही, जहां पे भी डी आया है वो चीज निकल रही है, आगे जो लिखा है वो ग्रुप हट जाए। वर्ड समझ में आ रहा है? फॉलोड बाई, इट इज रिवर्स ऑफ एडिशन, इट इज रिवर्स ऑफ एडिशन। कैसे? ये कार्बन से 4 वैलेंसीज और ये 2 वैलेंसीज के ग्रुप निकले, चाहे यहाँ H है, यहाँ H है, H2 निकल गया तो डीहाइड्रोजनेशन हो गया, यहाँ Cl, यहाँ Cl है तो डीहेलोजिनेशन, यहाँ H, यहाँ OH, डीहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, HOH पानी बन गया ना, तो डीहाइड्रेशन हो गया। फिलहाल जैसे ही ये ग्रुप निकले तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड अपनी जगह है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये 2 ग्रुप हटे हैं, इन दोनों वैलेंसीज ने ओवरलैप करके डबल बॉन्ड, दैट मींस यही कहानी तो हुई है ना। और फिर 2 हाइड्रोजन निकल गए तो ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, दैट मींस एडिशन का उल्टा ही तो चल रहा है। एडिशन में क्या था, पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड कम होते जा रहे हैं, एलिमिनेशन में इसका उल्टा है, पाई बॉन्ड, it is reverse of addition reaction, it is reverse of addition reaction। चलो डन, ठीक, चलो इसे कल करते हैं। थैंक यू सर। बोल दिया, you're welcome।